Good morning students, this is online session of class 8th and I am explaining chapter 5 combustion and fossil fuel. रिवीजन चल रहा है स्टूडेंट्स चैप्टर 5 का, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिनमें हमने कंबसन से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए थे और कोल से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम 2 वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल, ठीक है। एक ग्रीक वर्ड है ये, पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि जो क्रूड ऑयल है जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पेट्रा प्लस ओलियम। देखिए स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जब ये क्रूड ऑयल निकाला जाता है अर्थ से विद द हेल्प ऑफ हाईली प्रेशर पाइप के थ्रू इसको ज़मीन से निकाला जाता है, ज़मीन से ऑब्टेन किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो कोल है या पेट्रोलियम है वो बनने में लाखों हजारों साल लगते हैं। और वो किस तरीके से बनता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स ज़मीन के नीचे दब गए हैं काफ़ी लंबे समय तक, जब वो अर्थ के कोर के टेम्परेचर में आते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, हाईली प्रेशर उनके ऊपर होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो एनिमल्स हैं वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रूड ऑयल निकलता है, जो कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, उसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है और उसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा जो आप जानते हैं कि एक्सपेंसिव है, ठीक है। पेट्रोल के रेट आप देखिए, डीजल के रेट आप देखिए, और भी जो केरोसिन ऑयल है और भी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के, उन सब के आप प्राइस देखिए बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आए दिन उसको लेकर हंगामा भी होता रहता है, अखबार में आप पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर आप देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सरकार को घेरा जाता है इसको लेकर, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा मेन कॉज क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा भंडार भरे हुए हैं, बहुत ही लिमिटेड है, इसी की वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक। और इससे जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो आप जानते ही हो हमारे लिए कितने ज़्यादा यूजफुल हैं आज के टाइम में। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए हमें पेट्रोल, डीजल या फिर अपनी बाइक, व्हीकल्स, तो फॉसिल फ्यूल का हमें सहारा लेना ही पड़ता है, ठीक है। बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी इसका एक दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा विकल्प है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कारगर नहीं है, ठीक है। सपोज मान लीजिए आप किसी लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं और आपकी जो व्हीकल में बैटरी डली हुई है वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, ठीक, तो वो उसको लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। तो फॉसिल फ्यूल ही अभी एक ऐसा सोर्स है, या फिर आप कहेंगे कि सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो सोलर एनर्जी, बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से, तो सूरज जो सन है वो प्रॉपर उसमें जितनी हीट होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उतनी हीट नहीं है। तो ऐसे टाइम पर फॉसिल फ्यूल ही एक मात्र विकल्प बचता है और उसी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। हालांकि वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है लगातार, कॉन्टिन्यूसली हमारे आसपास की एयर को पोल्यूट कर रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे हार्म भी हैं, लेकिन एक जगह फ़ायदा भी है तो एक जगह इसका नुकसान भी है, ठीक है। 2 साइड्स ऑफ द कॉइन्स। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। अब बात करते हैं कि इसको हम अर्थ से किस तरीके से निकालते हैं और इसके क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं। देखिए, नेचुरल गैस, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द सी ड्यूरिंग दैट टाइम। नेचुरल गैस भी क्या है, जहाँ पर फॉसिल फ्यूल है वो भी उसके ऊपर नेचुरल गैस की एक लेयर डिपॉजिट रहती है, ठीक है। नेचुरल गैस को भी हम कंटेन कर लेते हैं और इसको फिर सीएनजी में और एलपीजी में कन्वर्ट करके हम अपने काम में ले सकते हैं। सीएनजी किस में यूज हो जाती है, सीएनजी यूज हो जाती है व्हीकल्स में, और जो नेचुरल गैस है या एलपीजी है उसको हम सिलेंडर्स में भरकर खाना बनाने के लिए या अपने घरों में यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन,
ऑयल है, ठीक है, नेफ्था है, गैसोलाइन है, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उस क्रूड ऑयल से, उस कच्चे तेल से। और ये हमें किस तरीके से मिलते हैं? रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, रिफाइनिंग डिस्टिलेशन, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर जब उस क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर जब उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, तब वहाँ से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो रिफाइनरी गैसेज वहाँ से अलग हो जाएंगी। 70 डिग्री पर गर्म करेंगे तो नेफ्था, 120 डिग्री पर गर्म करेंगे तो पेट्रोल अलग होगा, 170 डिग्री पर केरोसिन, 270 पर डीजल, 300 पर फॉसल फ्यूल एंड 600 पर लुब्रिकेटिंग ऑयल। यानी कि जब हम इसको अलग अलग टेम्परेचर्स पर गर्म करते हैं तब इससे हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप का जो प्रोडक्ट हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि दूध होता है, दूध में मक्खन, दही, घी इस तरीके से छुपा हुआ होता है, ठीक है। अगर हम उसमें जामन लगा देते हैं तो वो सब दही में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम उसको बेलते हैं किसी चीज़ से तो वो उससे मक्खन और घी निकलने लगता है। जब हम उसको गैस पर गर्म करते हैं तो वो घी छोड़ देता है। यानी कि दूध में कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन जब हम उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं तब उसके नए प्रोडक्ट्स हमारे सामने आते हैं। जैसे कि दही है, मक्खन है और घी है, ठीक है। इसी तरीके से जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स छुपे हुए हैं। जब उनको अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेम्परेचर पर प्रोसेस किया जाता है तो वहाँ से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ये सब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द क्रूड ऑयल। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी क्या है? एक लार्ज लेयर डिपॉजिट रहती है फॉसल फ्यूल के आसपास, ठीक है। along with the petroleum in reservoirs under the ground. The main constituent of natural gas is methane. It is useful in many ways as given below. इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यानी कि मुख्य घटक जो है वो है मीथेन। मीथेन इसमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट पाइप्स। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। उसको जब हम प्रोसेस करते हैं या उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी में कन्वर्ट किया जाता है तब उसको व्हीकल्स के थ्रू हम चला सकते हैं, व्हीकल्स में उसको यूज में ले सकते हैं। इट इज यूज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी लिया जा सकता है। इट इज अ क्लीन एंड एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली फ्यूल। सीएनजी क्या है या मीथेन गैस या कहें हम नेचुरल गैस, वो क्या है एक तरीके से इको फ्रेंडली है, यानी कि उसके बाद में कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता। जैसे कि एलपीजी, एलपीजी आप जलाते हैं अपने घरों में, यूज करते हैं तो उसके बाद में कोई भी फ्यूल नहीं बचता, एक बढ़िया साफ सुथरा ईंधन है, ठीक है। हमारा जो स्मोक वगैरह प्रोड्यूस होता है वुड जलाने से या काउडंग केक जलाने से, वो भी उस तरीके का कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। और जो बाद में ऐश बचती है वुड जलाने से, वो ऐश भी प्रोड्यूस नहीं होती। बाद में कोई भी ऐसा रेजिड्यू नहीं बचता जो हमारे लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड अदर केमिकल्स। ये कुछ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बनाने में भी यूज की जाती है नेचुरल गैस। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन। इसको हम अमोनिया और हाइड्रोजन बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो नेचुरल गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट यूजेज है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने अमोनिया और हाइड्रोजन बनाने के लिए किया, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, सीएनजी बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट यूज हैं नेचुरल गैस के। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल कितना ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। सारे पूरे वर्ल्ड में फॉसिल फ्यूल की मांग है, लेकिन जो कुछ अरब कंट्रीज हैं उन्हीं के पास फॉसिल फ्यूल है, बाकी जो कंट्रीज हैं वो इन अरब कंट्रीज से
क्रूड ऑयल लेती हैं और उसको बाद में प्रोसेस करती है। ठीक है, इसी तरीके से इंडिया भी अरब कंट्रीज से फॉसल फ्यूल या क्रूड ऑयल लेता है और बाद में उसको प्रोसेस करता है। तो पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। इसकी डिमांड केवल इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है फॉसल फ्यूल के ऊपर हमारी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉसल फ्यूल। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। उस प्रोडक्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की ज़रूरत होती है, और वो हीट कहाँ से मिलती है? या तो कोल से मिलती है, कोयले से, या फिर फॉसल फ्यूल से। ऑलराइट, तो फॉसल फ्यूल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसी वजह से इसको ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। इसीलिए आए दिन पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ते रहते हैं। सिंपल सी बात है, जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे यानी कि कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो इनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उसके दाम भी बढ़ेंगे। जैसे दूध के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो घी के और दही के और जो और प्रोडक्ट हैं, मावा वगैरह है, मक्खन है, तो उसके दाम ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड सप्लाई। भाई आप जानते हो कि जो फॉसल फ्यूल है उसको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, और वो बनता किस तरीके से है? जो प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के नीचे दब जाते हैं वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि रोज़ प्लांट्स और एनिमल्स दब रहे हैं। काफ़ी हजारों लाखों साल पहले जो डायनासोर्स दब गए थे, हमारी अर्थ से ख़त्म हो गए, या बहुत बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें जो लोग मारे जाते हैं वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, और लंबे समय तक ज़मीन के नीचे पड़े रहने के बाद जब ऑक्सीजन की और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है या अर्थ के टेम्परेचर के कोर के कांटेक्ट में जब आ जाते हैं तो वो फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम लगता है इसको बनने में। तो ऐसा तो नहीं है कि हम आज कोई प्लांट दबाएंगे और वो कल को कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई हो रही है इसकी, यानी कि लिमिटेड सोर्स हैं और लिमिटेड सोर्स से लिमिटेड सप्लाई होती है। तो सप्लाई होने की वजह से क्या है, ये फॉसल फ्यूल हमारे पास लिमिटेड है। सेकंड, कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फॉसल फ्यूल का यही है कि एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। एयर पॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, हमने अभी 2 चैप्टर्स भी पढ़े थे लास्ट में, चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो जो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जब हम फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं तो इस तरीके की गैसेज यहाँ से निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब ये गैसेज एयर में मिक्स हो जाती हैं तो वहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब ये वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाएंगी तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे चीज़ें बनाती हैं, और जो बारिश के साथ हमारी अर्थ पर आता है जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में मिक्स होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है, तो बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं ह्यूमन के साथ। ठीक है, तो फॉसल फ्यूल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। नेक्स्ट, जब हम फॉसल फ्यूल बर्न करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। ठीक है, कहीं से धुआं निकल रहा है, या सूट पार्टिकल्स जिनको बोलते हैं, सूट पार्टिकल्स होते हैं। जब हम फॉसल फ्यूल बर्न करते हैं तो धुएं के साथ कुछ सूट पार्टिकल्स निकलते हैं जिन्हें हम इनहेल कर लेते हैं, और फाइनली वो हमारे लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉसल फ्यूल। देखिए, फॉसल फ्यूल का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉसल फ्यूल के ऊपर हम डिपेंड हैं। अभी दूसरे सोर्स इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए हैं या इतनी ज़्यादा आम आदमी की पहुंच में नहीं है कि वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो फॉसल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है, और जब हमारी डिपेंडेंसी किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के ऊपर होती है तो उसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम दूसरे सोर्सों की तरफ मूव करें।
ठीक है, दूसरे सोर्सों की तरफ मूव अगर हम करेंगे, दूसरे सोर्सेज की तरफ, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फॉसल फ्यूल का यूज हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज और जो पावर प्लांट्स हैं वो फॉसल फ्यूल का यूज करते हैं। तो अगर हम अपने घरों में सोलर पैनल्स लगा लें तो सोलर पैनल्स के थ्रू हमें सनलाइट, जो सन एनर्जी है, सन की एनर्जी, सनलाइट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फिर फाइनली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो सन की लाइट से हम एनर्जी यूज कर सकते हैं, ना कि जो ये फॉसल फ्यूल से बनी हुई लाइट है इसको हम यूज करें। अगर हम सोलर पैनल्स लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं तो ये जो फॉसल फ्यूल है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो कम जनरेट होगी और फॉसल फ्यूल का कम यूज होगा। फॉसल फ्यूल जब कम यूज होगा तो हमारा एनवायरनमेंट भी साफ होगा और जो फॉसल फ्यूल को कंजर्वेशन का हमारा पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, जुडिशियस यूज ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्सेज, जो हमारे अदर सोर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, इस तरीके के प्लांट्स लगाने चाहिए सरकार को भी, और उनके लिए एक कानून भी बनाना चाहिए कि पर्सन्स को, या जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है जैसे कि दिल्ली है और भी बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं, कानपुर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो वहाँ पर इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन लगाने चाहिए कि वहाँ पर लोग इन सोर्सेज को यूज करें जो अल्टरनेट सोर्स हैं, जो इको फ्रेंडली सोर्स हैं। नेक्स्ट, अवॉइड प्लास्टिक्स मेड फ्रॉम बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल, हमें उन प्लास्टिक्स को अवॉइड करना चाहिए जो फॉसिल फ्यूल के बाई प्रोडक्ट से बनते हैं। यानी कि कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि फॉसिल फ्यूल को बर्न कर दिया और फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद जो उनके बाई प्रोडक्ट्स बचते हैं उनसे प्लास्टिक बनाया जा रहा है, तो उन प्लास्टिक्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे में अगर हम उन प्लास्टिक्स को अवॉइड करेंगे तो फॉसिल फ्यूल को अननेसेसरी बर्न नहीं करना पड़ेगा। यूज ऑफ नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन इंस्टीड ऑफ नाइलॉन, ठीक है, कॉटन का यूज हमें करना चाहिए नाइलॉन के कंपैरिजन में। यूजेज ऑफ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स हमें यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा तेल खा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा तेल खाने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए सरकार कहती है जो 10 या 15 साल पुराने व्हीकल्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और नए व्हीकल्स यूज किए जाएँ, क्योंकि जो पुराने व्हीकल्स हैं या जो पुराने बल्ब आप देखते थे 100 वाट के, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इसी तरीके से जो पुराने व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं। तो व्हीकल्स हमारे कैसे होने चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट होने चाहिए। यूज ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गार्बेज, कैटल डंग एंड वेस्ट मटेरियल्स, स्टूडेंट्स हमें बायोगैस की तरफ मूव करना चाहिए जो कि वेस्ट मटेरियल से निकलती है, एनिमल वेस्ट से निकलती है, एग्रीकल्चर वेस्ट से निकलती है। इस तरीके से जो बायोगैस निकलती है प्रोसेस करने के बाद, उस गैस को हमें काम में लाना चाहिए, उस गैस को यूज करना चाहिए। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 5 कंबसन एंड फॉसल फ्यूल, रिवीजन पार्ट था इसका। एक्सरसाइज भी आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स। कंबसन, कंबसन मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन है दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस बर्न करते हैं तब जो केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हीट और लाइट निकलती है उसको हम बोलते हैं कंबसन। कंबस्टिबल सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कंबसन, यानी कि कंबसन के प्रोसेस में जो सब्सटेंस जा रहा है जिसको हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंबसन। कंबस्टेबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट डू नॉट अंडर द प्रोसेस ऑफ कंबसन, यानी कि जो बर्न नहीं हो रहा है उसको नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, जो कंबसन के प्रोसेस को शो कर रहा है या बर्न हो रहा है उसको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स? देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको बर्न करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल को बर्न करो, जरा सी उसको फायर आप दीजिए, जरा सी माचिस की तीली आप उसमें लगाइए, पूरा का पूरा जो
सोर्स है, पूरा का पूरा जो पेट्रोल है वो तुरंत जल जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको बर्न करने के लिए बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन का मीनिंग जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको बर्न करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि थोड़ा सा उसको हमने लाइट दिखाया, थोड़ी सी उसको हीट एनर्जी दिखाई और वो सडनली बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। वहीं अगर आप किसी वुड को, किसी लकड़ी के टुकड़े को अगर आप जलाते हैं तो उसको जलाने में आपको कई मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना, और हो सकता है वो माचिस की तीली ना जले, पूरी की पूरी माचिस की डिब्बी आपकी ख़त्म हो जाए। आपको उसमें कोई ना कोई ऐसा मटेरियल डालना पड़ेगा, या तो उसमें पेट्रोल आप डालिए, डीजल डालिए, या मिट्टी का तेल डालिए, या कुछ और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डालिए, तो पूरा का पूरा जो लकड़ी का टुकड़ा है वो जलने में बहुत कई मिनट ले लेगा। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो एक अच्छे फ्यूल की जो क्वालिटी है वो ये है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको जलाने में घंटों लग रहे हैं। ठीक, अगर हम उसको जलाएंगे तो जो हमें फिर बाद में काम करना है, जैसे कि सपोज मान लीजिए हमें खाना पकाना है, तो फिर अगर उसी को जलाने में घंटों लगेंगे तो खाना बनने में कितना टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो अच्छे ईंधन की या एक अच्छे जो कैरेक्टरिस्टिक है गुड फ्यूल की वो ये है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। नेक्स्ट, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं, यानी कि जैसा मैंने कि अभी बताया जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। द सब्सटेंस दैट हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर ईजिली, जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, एलपीजी गैस है, तो इन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ। कैलोरीफिक वैल्यू, देखिए जब हम सब्सटेंस बर्न कर रहे हैं तो हमें जो हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है, जो हमें हीट एनर्जी मिल रही है वो किस में मिलती है, किलो जूल पर ग्राम में। यानी कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम बर्न करते हैं और 1 ग्राम बर्न करने पर जितनी एनर्जी हमें मिलती है दैट इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पेट्रोल बर्न करते हैं तो करीब 55 किलो जूल पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी। एलपीजी अगर आप बर्न कर रहे हैं तो अप्रॉक्स 50, डीजल बर्न कर रहे हैं अप्रॉक्स 50, ठीक है। वहीं अगर आप काउ डंग केक यूज करते हैं तो अप्रॉक्स 8 किलो जूल पर ग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ऑलराइट, फॉसिल फ्यूल, द फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द बरीड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एक ऐसा फ्यूल जो जानवरों के और पेड़ पौधों के दबने से बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। रिफाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द क्रूड ऑयल फ्रॉम द पेट्रोलियम, वेरियस एक प्रोसेस करके जब हम वेरियस सब्सटेंस को अलग करते हैं तब उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफाइनिंग। ऑलराइट, ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है और अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा, आपके बोर्ड पर भी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इन्वॉल्विंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर उस तरीके से कोई ना कोई आग लगी हुई है हमारे आसपास तो हम उसको किससे बुझा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। सेकंड, लुमिनियस फ्लेम, येलो फ्लेम। थर्ड, गुड कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए फ्यूल की, एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसमें। फोर्थ, ऑइंटमेंट्स का मतलब होता है मरहम वगैरह, जो बाम वगैरह बनते हैं उसमें हम कौन सा प्रोडक्ट डालते हैं, कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट डालते हैं, पैराफिन वैक्स। फिफ्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो कंप्लीट कंबसन से हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं स्टूडेंट्स, ये मैच कर लीजिए, ये आपने ऑलरेडी फिल किए हुए होंगे और फिलअप्स हैं, वन वर्ड हैं, ये सब मैच कर लीजिए, ठीक है। ये आपने पहले ही फिल किए हुए हैं,
अगर किसी ने फिल नहीं किए हुए हैं तो वो फिल कर सकता है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, चैप्टर 6 नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।